किसी को ठीक से समझ नहीं आया है कि सब कुछ क्या हुआ है और हर किसी ने स्थिति को अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है और इतना कुछ आया है कि अगर मैं सभी समाचार पढ़ता हूं तो मैं भ्रमित हो जाऊंगा कि वास्तव में क्या हुआ है। कल्पना करें कि आप एक मध्यम वर्ग के परिवार में पैदा हुए थे और जब आप अपने 30 के दशक में थे तब तक आपके पास इतना पैसा था कि आप गिना भी नहीं सकते। लोग आपको बड़े शेयर बाजार बैल कहने लगते हैं। आपने जो भी स्टॉक चुना वह एक रॉकेट की तरह उड़ने लगा। ये स्थिति शानदार है। क्या यह आपकी रीढ़ में ठंड लाता है? ठीक है, यह हर्षद मेहता नामक एक आदमी के जीवन की एक झलक है। शेयर बाजार का बड़ा बैल या 1992 के शेयर बाजार घोटाले के पीछे मास्टरमाइंड कहना पसंद है। यह घोटाला इतना बड़ा था कि अगर आज का उल्लेख किया जाता है तो यह हाल के किसी भी कुख्यात बैंक घोटाले से 24,000 करोड़ से अधिक होगा। हर्षद शांतिलाल मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात के राजकोट जिले में हुआ था। उनका बचपन मुंबई में बिताया गया, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। स्नातक होने के बाद हर्षद ने 8 साल तक कई जगहों पर बहुत सारी छोटी नौकरियां की। मैं कह सकता हूं कि मेरे जीवन में इन अलग अलग चक्रों से गुजरने वाले विभिन्न व्यवसायों के उतार चढ़ाव का एक्सपोजर होने का अवसर मिला। मुझे नहीं लगता कि किसी भी MBS या किसी व्यावसायिक व्यक्ति को इस तरह का एक्सपोजर मिलता है जैसे मुझे जो कुछ भी मिला है और मुझे व्यावहारिक एक्सपोजर मिला। शेयर बाजार का अच्छा ज्ञान होने के बाद 1984 में हर्षद मेहता ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, जिसका नाम ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर सदस्यता प्राप्त हुई। इसके बाद हर्षद पीछे मुड़कर नहीं देखा और शेयर बाजार का सम्राट बन गया और उनकी उपलब्धियों को देखते हुए लोग उन्हें अमिताभ बच्चन और शेयर बाजार का बड़ा बैल कहना शुरू कर दिया। उनके मालिक मधुली हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में 9 अपार्टमेंट थे और अपने संयुक्त परिवार को समायोजित करने के लिए उन्हें विलय कर दिया। हर्षद को कारों का शौक था। उनके पास आयातित कारें थीं जिन्हें मुंबई के अमीर भी नहीं खरीद सकते। कैसे एक साधारण आदमी ब्रोकरेज फर्म कर्मचारी से भाग्य के मालिक बन गया? घोटाले समझने को आपको तैयार फॉरवर्ड डील और बैंक रसीदों की जानकारी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल का सदस्यता लें और घंटी आइकन दबाएं। इस वीडियो को भी पसंद करें और हमें अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए नीचे एक टिप्पणी दें। रेडी फॉरवर्ड डील या RFD 2 बैंकों के बीच एक सौदा था, जहां एक बैंक पैसे के लिए अपनी प्रतिभूतियों को दूसरे बैंक को बेचने के लिए एक दलाल से संपर्क करता था और इसके विपरीत प्रतिभूतियां बेचने पर बैंक बिक्री पुष्टि के लिए रसीद जारी करता था। RFD में बैंकों को किसी व्यक्ति के नाम पर न कि दूसरे बैंक के नाम पर चेक जारी करना पड़ा, लेकिन हर्षद मेहता के मामले में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वह एक बहुत ही प्रतिष्ठित दलाल थे और बैंकों ने उन्हें सीधे चेक जारी किए। बैंक समय मांगते और प्रतिभूतियों के बदले पैसे लेते थे। इस दौरान चूंकि चेक उनके नाम पर थे, इसलिए उन्होंने बैंकों का सारा पैसा शेयर बाजार में निवेश किया। जब कोई बैंक अपनी प्रतिभूतियों के लिए पैसा चाहता था तो हर्षद दूसरे बैंक में चला गया, उनसे पैसा लेकर पहले बैंक को दे दिया। उन्होंने यह प्रक्रिया दोहराई, जिससे एक श्रृंखला बन गई। फर्जी बैंक रसीदों से बैंकों से असुरक्षित ऋण प्राप्त किया। हर्षद ने बैंकिंग प्रणाली की कमजोरियों का लाभ उठाया। उन्होंने छोटे बैंकों जैसे बैंक ऑफ क्रैड और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक का उपयोग किया। चूंकि बैंक पर्याप्त बड़े नहीं थे, इसलिए वह ब्रश को लंबे समय तक भी पकड़ सकते थे। उन्होंने RFD और BR दोषों का उपयोग करके शेयर बाजारों में इतना पैसा इंजेक्ट किया कि एक बार उन्होंने एक्सी शेयर की कीमत सिर्फ 200 रुपये से 9,000 तक ले ली, जो थोड़े समय के भीतर 1400% की वृद्धि हुई। सचित अदलाल नाम के एक पत्रकार ने घोटाले का उल्लंघन किया और जिस पल हर्षद मेहता का शेयर बाजार घोटाला सार्वजनिक डोमेन में सामने आया, शेयर बाजार में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। इसने भारत में बैंकिंग प्रणालियों को हिला दिया और बहुत सारी जांच के बाद पाया गया कि इसमें कई बैंक अधिकारी और अधिकारियों के साथ लोग भी शामिल थे। फर्जी बैंक रसीद की खबर सामने आने के बाद विजय बैंक के चेयरमैन ने आत्महत्या कर ली। इससे पी चिदम्बरम का इस्तीफा भी हो गया और जमानत मिलने के बाद हर्षादी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव पर उनसे 100,000 से अधिक की रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया। एक सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने श्री नरसिम्हा राव पर लगाए गए किसी भी आरोप से इनकार किया और CBI को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। उस समय कई लोगों ने एक बार शेयर बाजार में अपना पैसा खो दिया। सभी निवेशकों के लिए भगवान हर्षद के घोटाले ने उन्हें उनमें से कई के लिए एक अभिशाप साबित किया। ये फिर से ऊपर से नीचे तक एक झूल का बहुत अधिक है जो इसे वापस लाता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हीरो हूँ, मैं वही हूँ जो मैं हूँ और मुझे इस पर गर्व है। उन पर 72 आपराधिक आरोप लगाए गए। उन्हें 3 महीने हिरासत में रखा गया और फिर जमानत दी गई।
सीबीआई में मेरा अनुभव बहुत मुश्किल था। सीबीआई के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि किसी ने इतने लंबे अंतर्मुखियों से गुजरा है। 6वीं 19 ही लोग अलग अलग समय में अलग अलग प्रभावों, अलग अलग तरीकों और अलग अलग शैलियों के साथ अंतर्मुखी हैं। हर किसी की अपनी शैली होती है और वे दावा करते हैं कि हाँ, हर कोई जानकारी लाने में सक्षम है। जैसे वहाँ एक प्रतियोगिता चल रही थी, पहले जानकारी किसे मिलती है? आप कल्पना कर सकते हैं, और मैं इसके दूसरी तरफ था। दृष्टिकोण एक मानसिक दबाव बनाने के लिए अधिक था। ये दबाव डालने वाला है, इसे बर्दाश्त कैसे करें? उन्हें शेयर बाजार में किसी भी व्यापार से रोक दिया गया था और आयकर विभाग ने दावा किया कि उनका उन पर 11,000 करोड़ से अधिक का बकाया था। आयकर 10,000 करोड़ की एक बड़ी हास्यास्पद राशि को थप्पड़ मारना आयकर के रूप में एक विषम हो सकता है कि ये मुझे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति में से एक को प्राप्त करने में मदद करेगा जिसमें सबसे अधिक कर देता है। कई जांच के बाद उन्हें 1999 में उच्च न्यायालय द्वारा 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई और उन्हें ठाणे जेल भेज दिया गया। 31 दिसंबर 2001 की रात उन्हें सीने में दर्द की सूचना दी गई और तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी 47 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। कुछ का मानना है हर्षद ने अपराध नहीं किया बल्कि प्रणाली की कमजोरियों का उपयोग किया। कुछ लोग कहते हैं कि हर्षद एकमात्र नहीं बल्कि कई अन्य निवेशकों के पास भी इसका हिस्सा हो सकता है, लेकिन चूंकि उनका नाम सुर्खियों में आया इसलिए उन्होंने सभी को एक पत्रकार को उसे उजागर करके सीटी उड़ाई। मेरे साथ चीज़ों का कैसे भेदभाव किया जा रहा है? सबसे पहले बड़ा अंतर ये है कि ये पूरा घोटाला या जो भी आप अनियमितताएं कहते हैं वो किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के किसी समूह द्वारा नहीं किया गया है। यह पूरा व्यवसाय है। हाल ही में यह सामने आया कि हाँ, ये बाजार की प्रणाली है और व्यापार की मात्रा का 80% आरबीआई नियमों से परे जा रहा है, और आश्चर्य की बात है कि अब भी आरबीआई से स्वीकार है कि वे पिछले 1 साल से अधिक समय से इससे अवगत थे। एक बार शेयर बाजार का राजा था, बाद में यह बताने के लिए एक सबक बन गया कि प्रणाली में खामियां क्या हो सकती हैं।